तो हे गाइस, वेलकम टू आवर नोमैड चैनल। मैं हूं एक्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे एनिमे के बारे में जिसके बारे में मैं डैम श्योर हूं कि आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल ने बिल्कुल नहीं देखा होगा। एनिमे का नाम है पातिमा इन्वर्टेड। रिसेंटली जब मैं न्यू एनिमे की तलाश में इंटरनेट पे भटक रहा था हर एनिमे लवर की तरह, मुझे ये एनिमे दिखा पातिमा इन्वर्टेड। और ये न्यू नहीं है, ठीक है, मेरी बात मानो। इस एनिमे की रिलीज डेट है लेट 2013, ऑलमोस्ट 1 डेकेड पुराना एनिमे। और पता नहीं यार, ये इतना अच्छा एनिमे हमसे कैसे छूट गया। मैं पर्सनली मेरे बारे में बात करूं तो मैंने बहुत सारे एनिमेस देख रखे हैं, फिर भी ये एनिमे मुझे एक न्यू और एक यूनिक एक्सपीरियंस दे रहा है। और इसका जॉनर है साइंस फिक्शन। हमें पता ही है कि हर साइंस फिक्शन एनिमे में एक अलग ही दुनिया होती है जिसमें अलग ही उसके रूल्स होते हैं। तो पातिमा इन्वर्टेड भी एक इसी तरीके का एनिमे है और ये एक 1 आवर 30 मिनट्स की स्टैंड अलोन मूवी है। तो आपको भी अगर देखना है तो आपको बहुत सारा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं इस एनिमे की मेन मुद्दे के ऊपर, जो कि है स्टोरी। इस मूवी का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सेलिंग पॉइंट है इसकी मूवी, जिसमें 2 मेन कैरेक्टर्स दिखते हैं। उसका भी एक रीजन है और इस एनिमे को लिखा गया है यासुहिरो योशिउरा ने। कमेंडेबल जॉब, वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न्स ऑफ योशिउरा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग और वन ऑफ द मोस्ट यूनिक स्टोरीज में से एक है। इस एनिमे के ऑलमोस्ट सभी सीन आपको ऑलमोस्ट सीट के एज पे लाके छोड़ देंगे, इतने गजब है अगर आप इसको सही एनवायरनमेंट में देखें तो। क्योंकि मैं फील करता हूँ कि इसको लार्जर स्क्रीन में देखना वुड बी अ ग्रेट चॉइस। तो अब बात कर लेते हैं कि ये एनिमे इतना खास क्यों है और क्या है इस एनिमे की इतनी खासियत, क्यों मैं इसके बारे में इतना सब कुछ बोल रहा हूँ। जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है वैसे ही इसकी स्टोरी है पातिमा इन्वर्टेड कि इसका कॉन्सेप्ट ही एकदम अलग है। क्योंकि इसका जॉनरा साइंस फिक्शन है, तो हमको पता है कि साइंस फिक्शन में एक अलग ही दुनिया होती है जिसमें उसके अलग ही रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। और उसी तरह पातिमा इन्वर्टेड का रूल है, यहाँ पे एक ही प्लेनेट पे 2 तरीके की ग्रेविटी है। तो इस मूवी में कुछ लोगों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया ग्रेविटी के ऊपर, और उस एक्सपेरिमेंट के फेल होने की वजह से काफी सारे लोगों की ग्रेविटी इन्वर्ट हो चुकी है। इसका मतलब किसी के लिए आसमान जमीन है और किसी के लिए आसमान आसमान ही है। आई डोंट नो हाउ मच इट मेक सेंस, लेकिन यही है। इसलिए कहते हैं डू नॉट मेस विद ग्रेविटी और ग्रेविटी विल मिस यू। और क्योंकि आधे लोगों के लिए आसमान एक खतरे की चीज होगी, क्योंकि अगर वो लोग बाहर आएंगे आसमान की तरफ आएंगे तो वो आसमान में गिर जाएंगे, इसलिए वो लोग अंडरग्राउंड रहते हैं। तो जिनके लिए ग्रेविटी एकदम नॉर्मल काम करती है वो लोग सरफेस पे रहेंगे, और जिनके लिए इन्वर्टेड है वो लोग ग्राउंड के नीचे रहेंगे ताकि ग्राउंड उनका सरफेस बना रहे। इस चीज को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे के बताया गया है कि हम लोग कितना ग्रांटेड लेते हैं ना हमारी लाइफ को, कि अगर हम घर के बाहर जाएंगे तो हमको ग्राउंड मिलेगा। लेकिन इस एनीमे में अगर घर से बाहर जाती है तो वो डायरेक्ट आसमान में चली जाएगी, विच मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस, बट इट्स साइंस फिक्शन। एक बार सोच के देखो यार, मेरे को भी ये एनीमे देखने के बाद एक बार जरूर लगा कि क्या होता अगर अर्थ पे ग्रेविटी होती नहीं और हम लोग ऐसे ही फ्लोट करते रहते। अगर क्या होता अगर हमारी ग्रेविटी हमको अर्थ से बाहर बुलाती, तो हम लोग जैसे घर के बाहर निकलेंगे डायरेक्ट गॉन। तो मैं स्पॉइलर देने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एनीमे की स्टोरी कुछ ऐसी स्टार्ट होती है। अगेन ये एक स्पॉइलर नहीं है, ये वही है जो डिस्क्रिप्शन में आप लोग पढ़ेंगे। तो एनीमे की स्टोरी कुछ ऐसे होती है कि हमें स्टार्टिंग से ही सब कुछ पता नहीं रहता, हमें धीरे धीरे सब पातिमा जैसे अनफोल्ड करते जाती है स्टोरी को, वैसे वैसे हम लोग सीखते जाते हैं कि ये इन्वर्ट का लफड़ा क्या है, और उन्हें पूरी हिस्ट्री के बारे में जानती है। और उसी के साथ हम लोग भी सीखते हैं किस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टोरी में क्या बदलाव होंगे। और बहुत सारे बदलाव होते हैं। जब भी तुम इस एनीमे को देखने का कंसिडर करोगे, मैं बोल रहा हूँ जब तुम्हारा दिमाग खराब है तब मत देखना, क्योंकि दिस प्लेस विद योर माइंड, ये तुम्हारे दिमाग के साथ बहुत खेलेगी। क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग टाइप की एनीमे है, लेकिन ये कंफ्यूजिंग नहीं है, क्योंकि जैसे एनीमे खत्म हो जाएगी तुम लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ पे और कैसे ग्रेविटी काम करती है। तो मैं खुद ये एनीमे देख रहा था, काफी बार मुझे ऐसा लगा कि यार अप कौन सा है, डाउन कौन सा है, किसके लिए ग्रेविटी काम कर रही है, कौन इन्वर्टेड है। लेकिन जैसे स्टोरी प्रोग्रेस होती रहती है तब हम भी धीरे धीरे अडाप्ट करने लग जाते हैं। और एनीमे में हमें मोस्ट ऑफ द टाइम यही बताया जाता है कि क्या होगा अगर आसमान ही तुम्हारा पॉट होल है, तो डीपेस्ट पॉट होल। आई कांट इमेजिन दैट, लेकिन आपको इमेजिन करने के लिए ये एनीमे बिल्कुल देखना चाहिए। और एनीमे का लॉजिक भी एक जगह पे बहुत तगड़ा गिरता है, जब हमें बताया जाता है कि जब एक का वेट ग्रेविटी की तरफ पुल हो रहा है और दूसरे का वेट दूसरी तरफ की ग्रेविटी खींच रहा है, तो दोनों का वेट कैंसल आउट हो जाता है और यू कैन फ्लोट। अमेजिंग थिंग। और कैसे क्या, उसके लिए तो तुम एनीमे देख लो। जब तुम लोग ये देखोगे तुम्हें 100% पता चल जाएगा मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये एनीमे वन ऑफ द बेस्ट डिपिक्ट्स है कि कॉम्प्लेक्सिटी और सिंप्लिसिटी दोनों एक साथ हो सकती है। और आफ्टर वॉचिंग दिस एनीमे मैं भी इस चीज को बिलीव करने लगा हूँ। और इस एनीमे की स्टोरी उतनी कॉम्प्लेक्स है नहीं जितनी हमको लगती है, क्योंकि लास्ट में जाके पता चलता है कि इसका सीक्रेट तो कुछ सीक्रेट था ही नहीं। जो हमको दिखा रहे थे बेस लेवल स्टोरी, वो तो कुछ और ही निकला ऑल टुगेदर। और इस एनीमे में अटेंशन टू डिटेल्स भी बहुत
बहुत ही बढ़िया है। और छोटी छोटी जगह पे हम नोटिस भी कर सकते हैं, जैसे कि जब फातिमा सरफेस वर्ल्ड पे आती है और सरफेस वर्ल्ड में जो लोग रहते हैं उनका खाना खाती है, वो बोलती है मुझे लाइट फील हो रहा है तुम्हारा खाना खा के, क्योंकि उनके यहाँ पे जो खाना है वो उल्टा ग्रेविटी में काम करता है। तो और वो चीज जब दोनों का वेट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है और वो दोनों उड़ सकते हैं पूरे एनीमे में। मोस्ट अमेजिंग थिंग। इस एनीमे को देखते हुए आपको दो लोगों के पर्सपेक्टिव्स देखने को मिलेंगे। एक अपनी फातिमा जो कि एकदम फ्री है, अंडरग्राउंड में रहती है और टनल्स एक्सप्लोर करती रहती है अपने खुद के एडवेंचर के लिए, और दूसरी तरफ है अपना एगी जो कि नॉर्मल ग्रेविटी में रहने के बाद भी कन्फाइंड रहता है, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं उसको और काफी ज्यादा रिस्ट्रेंट रहता है वो, और वो स्ट्रेस में भी रहता है। मतलब जिस हिसाब से फातिमा को दिखाते हैं उस हिसाब से उसको स्ट्रेस में दिखाया गया है। और उन दोनों में भी एक चीज कॉमन है कि वो दोनों ही सेटिस्फाइड नहीं रहते अपने लाइफ से। तो इस एनीमे को देखते समय जो एक्सपीरियंस फील होता है, अगर उसकी बात करें तो कैसा होगा अगर मैं अपने वीडियो को अपसाइड डाउन कर दूं और आपको बोलूं मोबाइल एकदम स्ट्रेट रख के देखो, एकदम वियर्ड वाली फीलिंग आएगी। उसी तरीके की फीलिंग आपको फुल एनीमे खत्म होने तक आएगी। और इट्स नॉट अ बैड थिंग, वो एक बुरी चीज नहीं है, इट्स अ इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि ऐसी चीज में अपन लोग मोस्ट ऑफ द टाइम डिटेलिंग्स भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग जरूर है। और मूवीज की बात करें तो मूवीज में हमेशा रिस्ट्रेन तो होता ही है, मतलब क्योंकि मूवी में हमेशा एक टाइम लिमिट होती है, उससे ज्यादा मूवीज बना भी नहीं सकते और उसी टाइम स्ट्रेन में उनको सब दिखाना होता है, उनकी बजट, क्वालिटी, गुड स्टोरी, ताकि वो व्यूअर्स को कंफ्यूजन में ना छोड़ दे लास्ट में। उस हिसाब से देखे तो वन ऑफ द मोस्ट क्लियर एनीमे मूवीज में से एक है ये, कंफ्यूजिंग होने के बाद भी, मतलब उस कैटेगरी में। और ये सब मुमकिन हो पाया है अपना स्टूडियो रिका की वजह से, जिन्होंने इस एनीमे को एनिमेट किया है। क्योंकि ब्रेड टेकिंग जो विजुअल्स होते हैं ना, वो वन ऑफ दी बेस्ट। ऐसा लगता है कि उस विजुअल्स में से स्क्रीनशॉट निकाल के वॉलपेपर रख दो, इतने अच्छे हैं। और मुझे पर्सनली लगता है कि वास्टनेस ऑफ द सीन, जब हमें कैरेक्टर बीच में होके भी जो मैसिवनेस दिखाना रहता है, इम्पैक्ट ऑफ द सीन, ग्रेविटी ऑफ द सीन दिखाना होता है, तो उसको दिखाना काफी मुश्किल चीज है। तो इस एनीमे में बखूबी वन ऑफ दी बेस्ट दिखाया गया, क्योंकि आप इसका जाके ट्रेलर भी देखोगे ना, मेरे हिसाब से तो आप इंट्रिग हो ही जाओगे। और लगता नहीं है कि ये एनीमे 2013 में बना था, क्योंकि आज भी 2024 में जो एनीमेज आ रहे हैं उनको भी ये एनीमे टक्कर जरूर देता है। तो पुराना एनीमे होने के बाद भी इसके कॉन्सेप्ट, इसके एनिमेशंस और इसकी अमेजिंग स्टोरी, विजुअल्स और ओवरऑल मूवी आज भी वर्थ इट है वॉच करना। और सीन्स की बात कर ही रहे तो इस सीन के बारे में हम कैसे ही भूल सकते हैं, जब फातिमा कैप्चर हो जाती है और उसको एक हाईएस्ट स्टोरी बिल्डिंग के क्लास के ऊपर सुलाया जाता है ताकि वो भागे ना। वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल है, मैं खुद फैसिनेट हो गया था वो चीज़ देख के कि जिसके लिए ग्रेविटी इन्वर्ट है तो उसको एक ग्लास के पीस के ऊपर रखेंगे ताकि वो अगर भागने की कोशिश करे या फिर वो टूट जाए तो फातिमा का काम वहीं पे खत्म हो जाएगा। ये एक स्पॉइलर हो सकता है, अगर किसी को ये एनीमे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना है तो ये पार्ट मत देखना प्लीज। मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा, यहाँ से यहाँ तक मत देखना, आप डायरेक्ट समरी देख लो। लेकिन क्योंकि वो वन ऑफ दी मोस्ट अमेजिंग सीन्स था तो मैं उसके बारे में बात किए बिना ये वीडियो एंड नहीं कर सकता। जब हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट एक दूसरे से मिलने आते हैं तब फातिमा और मेन कैरेक्टर अपना ग्रेविटी लूज करके वो लोग फॉल इनटू द स्काई, जब वो लोग आसमान में गिर रहे होते हैं तब मुझे लगता है कि यार ये क्या हुआ एनीमे, अब क्या स्पेस आएगा क्या। वहां पे होता है वन ऑफ द बेस्ट रिविलेशन, जो स्टार्स दिख रहे हैं वो स्टार्स नहीं, वो लाइट्स होती है दूसरे सिटी की। और वहां पे जो सीन की एनिमेशंस है वो काफी जबरदस्त एनिमेशन होती है वहां पे। और यसुहिरो योशिउरा को पता है कि यहाँ पे एनिमे एंड नहीं करना है। उन लोगों ने हमको एक सरप्राइज दिया लेकिन उसके बाद में एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी दिया, वो भी देखो। उस फाइनल ट्विस्ट के बाद मुझे अटैक ऑन टाइटन, हेवनली डिल्यूजन और प्रॉमिस नेवरलैंड, ये तीनों एनिमेस के प्रीमाइसेस याद आ गए। जिसको पता है उसको पता है, जिसको नहीं पता वो आप जाके एनिमे देखो। कमिंग टू द कौन देखना चाहिए इस एनिमे को, पता नहीं यार इतना अच्छा होने के बाद भी इस एनिमे को क्यों IMDb पे 7.3 की रेटिंग मिली है। कभी भी एनिमे देखते समय रेटिंग पे मत जाना, पहले वॉच करो एनिमे को, फिर बाद में डिसाइड कर लेना कि उसका रेटिंग क्या होनी चाहिए। अगर मैं इस एनिमे की रेटिंग पहले देख लेता तो मैं इस एनिमे को मेरी वॉच लिस्ट से निकाल देता, लेकिन थैंक गॉड मैंने नहीं निकाला, क्योंकि इट वॉज मोर वर्थ देन व्हाट इट सेज कि 7.3 नहीं, मेरे हिसाब से अराउंड 8.5 to 9 इसकी रेटिंग होनी चाहिए, क्योंकि स्टोरी बहुत अच्छी है। तो ये एनीमे उन लोगों के लिए है जो एक नया कॉन्सेप्ट ट्राई करना चाहते हैं या फिर सिर्फ एक अमेजिंग स्टैंड अलोन मूवी देखना चाहते हैं, लेकिन अपने आप में ये मूवी इतनी अच्छी है कि इसको एनीमे की जरूरत ही नहीं है। लाइक बहुत बार ऐसा होता है कि एनीमे देखने के बाद हमको लगता है कि यार इसकी एंडिंग ऐसी हो सकती थी, वैसी हो सकती थी, लेकिन इसकी एंडिंग देखने के बाद हमको लगता है कि यार लाइक ये तो वर्थ इट था। तो आई थिंक यही तो होना चाहिए एक स्टोरी में। तो मैं रेकमेंड करना चाहूंगा ऑलमोस्ट सभी एनीमे लवर्स को, जो भी एनीमेस देखते हैं उनको एक बार तो ये एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम देखते ही एनीमेज इस चीज के लिए कि क्रिएटर्स कुछ अमेजिंग बनाएंगे, हम लोग कुछ अमेजिंग देखेंगे, कंज्यूम करेंगे, शेयर करेंगे, बात करेंगे, कम्युनिटी बिल्ड करेंगे, बस उसी चीज के लिए। और तुम लोग बताओ यार कमेंट में कि तुम्हारा मोस्ट अमेजिंग अंडरडॉग एनीमे कौन सा है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय।